तो डीमन स्लेयर का सीज़न 3 ख़त्म हो चुका है। 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 महीने हमने इस सीज़न के ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो अब वक्त है फाइनल ओपिनियंस के बारे में बात करने के लिए। इस वीडियो को मैं 3 सेक्शंस में पहले मैं डिवाइड करूँगा। सबसे पहले जिन लोगों ने बिल्कुल ही डीमन स्लेयर नहीं देखा है उनके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि डीमन स्लेयर क्या है। दूसरा, जिन लोगों ने सिर्फ सीज़न 2 देखा है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, वो लोग क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जा गेट सीज़न 3 देखने के लिए। और सीज़न 3 जिन लोगों ने मेरी तरह देखा है उनके साथ हम लोग फाइनल बातें करेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फर्स्ट सेक्शन के बारे में, जिन्होंने डीमन स्लेयर देखा ही नहीं है। और सरप्राइज मत होना, मैंने खुद ही सीज़न 1, 2, 3 मुगन ट्रेन सब कुछ मैंने 2023 से ही देखा है। मैंने इनफैक्ट देखने के मेरा सीज़न 2 ख़त्म होने के बाद ही कुछ दिन के बाद सीज़न 3 आ गया था और फिर मैं सीज़न 3 मैंने देखा है। तो डीमन स्लेयर में क्या है चीज़, यहाँ पे डीमंस है जो खोखा राक्षस जैसा है, जो रात को आते हैं, सुबह को इनकी फट जाती है क्योंकि ये लोग जल जाते हैं। इन लोगों को सूरज बर्दाश्त नहीं होता, सिंपली भाषा में मैं बोलूँ, इससे ये लोग रात में लड़ते हैं। और हमारा जो डीमन किंग है जिसका नाम मुजान की वो सूजी है, उसका एक ही से पर्पस है कि उसको किसी तरह सनलाइट को ओवरकम करके ह्यूमंस पे राज करना है। यही उसका मोटो है, यही उसका गोल है। और उनके लिए, उनके साथ लड़ने के लिए, मतलब इन सब के डीमन से लड़ने के लिए एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बोलूँ, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलूँ क्योंकि थोड़ी सी ओल्ड फैशन है, ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं है, ये पुराने ज़माने की थोड़ी बात है। तो यहाँ पे कुछ डीमन स्लेयर्स, कुछ स्वॉर्डमैन्स होते हैं जिनके पास कुछ बहुत ही पावरफुल स्टाइल्स होती है, बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल्स होती है जिनका इस्तेमाल करके वो लोग डीमन से लड़ते हैं। और यही स्टोरी मैं बोलूँगा। यहाँ पे हमें एक तांजीरो बोल के एक डीमन स्लेयर की स्टोरी बताई जाती है कि हाउ ही बिकेम फ्रॉम ज़ीरो टू अ हीरो डीमन स्लेयर। तो इतना ही मैं बोलूँगा, अब जाकर तुम लोग डीमन स्लेयर देख सकते हो। इसकी एनिमेशन और स्टोरी दोनों ही तुम्हें बहुत पसंद आएगी। और मैं ज़्यादा स्टोरी को ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ रैदर दैन एनिमेशन, पर ये स्टोरी से ज़्यादा इसको एनिमेशन के लिए ज़्यादा इसको तारीफ़ें मिलती है। तो इसमें हम थोड़ी सी एनिमेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो इसकी एनिमेशन तो बहुत बढ़िया है, तो जाके तुम देख सकते हो। आई गेस तुम लोगों को पहला एपिसोड देख के तुम एंगेज्ड हो जाओगे और तुम्हें डीमन स्लेयर और देखने का मन करेगा। अब बात करेंगे जिन लोगों ने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क तक सिर्फ देखी है और अभी तक सीज़न 3 में नहीं गए हो, तो सीज़न 3 को तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि सीज़न 2 जैसा होने वाला है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। इनफैक्ट बहुत सारे फ्लॉज भी है सीज़न 3 में, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो तुम सीज़न 2 में देखे थे पर तुम्हें सीज़न 3 में नहीं मिलेगा। पहली बात तो यहाँ पे बताया गया था कि सीज़न 3 में सीज़न 2 से ज़्यादा अच्छी एनिमेशन होगी। और या एनिमेशन अच्छी तो है पर फ्लैशी नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सीज़न 3 में एनिमेशन तो अच्छी है पर वो फ्लैशी एनिमेशन नहीं है। तुमने ग्यूतारो और डाकी की फ़ाइट देखी है रंजन के साथ, तो तुम्हें देखी होगी कितनी फ्लैशी फ़ाइट थी, कितनी ज़्यादा ग्लॉसी फ़ाइट थी, कितनी ज़्यादा ग्लूमी फ़ाइट थी, कितनी ज़्यादा बढ़िया फ़ाइट थी जिसमें तुम्हारे आंखें चमक गए होंगे कि इतनी ज़्यादा फ़ाइट। तो ये अगर तुम एक्सपेक्ट करके जा रहे हो सीज़न 3 में, तो आई एम टेलिंग कि ये सब एक्सपेक्ट करके मत जाओ क्योंकि सीज़न 3 बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, साथ ही में 2 ऐसे अपर मून्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईविल है। ये डाकी और ग्यूतारो की तरह नहीं है कि उनकी हालतों की वजह से वो लोग बुरे बने हैं। ये लोग एक्चुअली ईविल पर्सन्स थे इन देयर ह्यूमन लाइफ, एंड इसलिए ये लोग अपर मून में अभी स्टैंड करते हैं। तो दे आर एक्चुअली ईविल, नॉट अ गुड पर्सन फ्रॉम देयर हार्ट। और मैं बात करूँ अगर सीज़न 3 से तुम क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो, तो इसमें एक बहुत ही बड़ा एक खुलासा, एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही बड़ा चीज़ तुम्हें पता चलेगा जिसको हम लोग डीमन स्लेयर मार्क से इंट्रोड्यूस होते हैं। अब ये क्या है क्या नहीं है ये तुम सीज़न 3 में जाके देख सकते हो। फिर मैं इसको इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है डीमन स्लेयर मार्क को, पर मैंने एक पूरी एपिसोड की पूरी सीरीज़ है मेरी डीमन स्लेयर सीज़न 3 के ऊपर, उन सबको तुम देख सकते हो फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशंस। कुछ अच्छी चीज़ों के बाद भी बात करेंगे, पर इतना तुम एक्सपेक्ट करके चले जाओ। सीज़न 2 जिन्होंने सिर्फ देखा है कि तुम लोगों को फ्लैशी तो नहीं मिलेगी, पर बहुत अच्छी एनिमेशन से मिलेगी, बहुत अच्छा BGM मिलेगा, बहुत बढ़िया बैक स्टोरीज तुमको मिलेगी एंड ऑल। अब हम लोग बात करने वाले हैं जिन्होंने सीज़न 3 देखा है मेरी तरह, और जिन्होंने सीज़न 2 देखा है और सीज़न 3 देखा है वो भी देख सकते हो,
कुछ छोटे मोटे स्पॉयलर्स होंगे और मैं एक दो पंक्ति से मांगा से मैं लेके आऊँगा और फिर बात करेंगे, जिससे तुम्हें और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तुम्हें कैसी रखनी है उस हिसाब से तुम देख सकते हो। तो देखना है तो देखो, नहीं तो अभी तुम वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। तो जिन्होंने सीज़न 3 देखा है तो मतलब पता ही है क्या क्या हुआ है। तो सीज़न 3 के मेरे फाइनल थॉट्स तो यही है कि इसका साउंड, BGM, म्यूज़िक और एनिमेशन सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पर चीज़ें बहुत बुरी हो जाती है जब बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेशंस। यस, हम सब ने सीज़न 2 में देखा था कि कितनी फ्लैशी एनिमेशन के साथ, और सबसे बड़ी बात हमने सोचा था कि इसमें वही फाइट्स होंगे, वही एनिमेशन होगी, वही ग्लूमी होगी, वही फ्लैशी फाइट्स हमें दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है। एक बंदे ने बहुत बढ़िया कमेंट किया था, मैंने किसी के वीडियो में देखा था जहाँ पे वो बता रहा था कि मोइचिरो का जो ब्रीदिंग स्टाइल है, जो मिश ब्रीदिंग है, वो एक काम ब्रीदिंग स्टाइल है और इसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा फ्लैशी नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये बहुत ज़्यादा स्लो और बहुत काम टाइम का ब्रीदिंग स्टाइल है जो ऐसे ही नॉर्मली जाके मारता है। और साथ ही में यहाँ पे जो साउंड ब्रीदिंग है वो थोड़ी सी अग्रेसिव ब्रीदिंग स्टाइल है जो ऐसे ही फ्लैशी फाइट्स के लिए बनी है। तो ये कहीं ना कहीं मुझको पॉइंट लगी, पर ऑन द अदर हैंड यहाँ पे और भी ज़्यादा पॉइंट्स है कि अपर मून 5 से तुम लड़ रहे हो, जो बिल्कुल अपर मून 5 लग ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा बात, अपर मून 6 की फ़ाइट अगर तुम देखोगे तो वो कितनी ज़्यादा हार्ड थी, और मैं बोलूँगा वो सबसे बेस्ट सीज़न था, सबसे बेस्ट वे था टू इंट्रोड्यूस अपर मून्स पावर। अपर मून कोई जोक नहीं है, अपर मून इज़ नॉट अ जोक। अपर मून मतलब सबसे बेस्ट डीमंस में से छठे स्पॉट में है, मतलब सबसे बेस्ट डीमंस, मुजान ने जिन सबसे बेस्ट डीमंस में से एक की पावर, मतलब तुम समझ ही सकते हो कितनी ज़्यादा ये स्केलिंग इसकी बढ़ जाती है। और वो सीज़न बहुत ही बढ़िया था जब वो दिखाता है इनकी पावर। तानजीरो, इनोसुके, ज़ेनित्सु, इवन तेंजिन यूजी वाज स्ट्रगलिंग टू फाइट द अपर मून 6, पर अपर मून 5 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तानजीरो, इनोसुके एंड ज़ेनित्सु, इनोसुके और ज़ेनित्सु को हम यहाँ से हटा ही देते क्योंकि वो लोग इस सीज़न में ही थे। तानजीरो ने एक अपर मून की फ़ाइट को सरवाइव किया है, सो ही इज़ नाउ एक्सपीरियंस, तो उससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। सन ब्रीदिंग को भी अच्छी तरह उसने बहुत ज़्यादा मास्टर कर लिया है पहले के मुकाबले। देन बात करें कि मोइचिरो तेंजिन यूजी की, तो ऑब्वियसली मोइचिरो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तेंजिन यूजी के मुकाबले। साथ ही में उसने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक किया, तो वो और ज़्यादा पावरफुल है। पर मैं मांगा से एक पंक्ति से निकालना चाहूँगा जो थोड़ी सी अब सेंस मुझे लॉजिकली नहीं लगी, क्योंकि मांगा में लिखा था कि एक अपर मून डीमन इज़ इक्वल टू 3 हाशिरास, मतलब एक अपर मून की पावर 3 हाशिरास के सेम टू सेम है। तो एक हाशिरा कैसे एक अपर मून को, वो भी अपर मून 5, नॉट इवन अपर मून 6, अपर मून 6 की फ़ाइट में हमने देखा था कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था लोगों ने, और अपर मून 5 इज़ सपोज टू बी मोर पावरफुल देन अपर मून 6। फिर भी ऐसा लगा कि मोइचिरो सिर्फ अपनी बातों से उसको इतना इंसल्ट कर लिया, एंड एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ। मोइचिरो ने अपना जो डीमन से मार्क था उसको भी अनलॉक किया, एंड एट द एंड मिश ब्रीदिंग के 7 फॉर्म से उसको मार दिया बहुत ईजिली। इट वॉज लाइक नथिंग। मैं लगा भाई अपर मून 5 ऐसे मर गया। ऑन द अदर हैंड जब हमने दिख रहा था ग्योको वाज जस्ट फूलिंग अराउंड एंड अंडर एस्टिमेटिंग मोइचिरो, तब हमें लग रहा था कि ही वाज जस्ट अंडर एस्टिमेटिंग। पर जब उसने देखा कि मोइचिरो कोई जोक नहीं है, और जब वो अपने ट्रू फॉर्म में आया था तब हमें लग भी रहा था कि अब तो कुछ अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मोइचिरो ने बहुत ही ईजिली अपने मिश ब्रीदिंग के साथ उसका सर काट लिया। इट वॉज लाइक नथिंग। हानतेंगू की बात करें तो मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है ग्योको को थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया है हानतेंगू से, और हानतेंगू का बेस्ट पार्ट वही था कि उसके 4 फॉर्म्स थे, एंड द सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पार्ट था वो था कि जब वो सुहाकुतेन बनता है, वो एक ही बॉडी में एक ही पर्सनैलिटी के साथ 4 अलग अलग अटैक्स का इस्तेमाल करता है, एंड दैट वाज ग्रेट। सुहाकुतेन जब आया उसने बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स दिए हैं। साथ ही में सबसे बैड जो चीज़ है, ये बहुत से आर्टिकल्स में भी लिखा है, मैं बोल रहा हूँ कि क्या डीमन स्लेयर वाले मित्सुरी को एज अ आई कैंडी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज मित्सुरी को लिटरली
जैसे उसको दिखाया गया, हमें लग रहा था कि पहले बात तो वो हाशिरा है तो थोड़ी रेस्पेक्ट है मेरे लिए उसके लिए, और दूसरी बात हमें लगा था कि अब एक हाशिरा आ चुके, जब वो फ्रेम में आती है तब हमें दिखती भी, हमें एक्सपेक्टेशन होती कि अब हाशिरा और अपर मून 4 की फाइट दिखेगी, और ऐसा हमें एक्सपेक्टेशंस भी हमें दिखाया ऐसे जाता है कि मित्सुरी जब उसके ड्रैगन को मारती है और बोलती है तांजीरो को कि जाके जाओ और उसके मेन बॉडी को मारो जब तक मैं ज़ोहाकुटेन से लड़ती हूँ, तो हमें लग भी रहा था कि वो ज़ोहाकुटेन से एक अच्छी खासी फाइट करने भी पाई थी, और हमें एक ऐसा लग भी रहा था कि एपिसोड 11 जो लास्ट एपिसोड में हमें वहाँ पे थोड़ी तो फाइट्स दिखेगी जहाँ पे मित्सुरी की एक्चुअल पावर्स दिखेगी, क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ मांगा में लास्ट में इन्फिनिटी कासल में मित्सुरी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, एंड आई एम टेलिंग इट। और हमें लग भी रहा था कि मित्सुरी कि यहाँ पे तो कुछ तो फाइट हुई, क्योंकि उसने अब डीमन से मार्क को भी अनलॉक कर लिया, अब तो कुछ फाइट दिखाओ, पर इट वाज नथिंग। मित्सुरी की थोड़ी सी फ्रेम्स दिखाई, मुझे वो भी लगता है वो किसी उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि लिटरली मित्सुरी के ऊपर उसके ड्रैगन्स अटैक करने वाले थे और तभी हानते के मेन बॉडी को तांजीरो ने काट दिया था, और उसी की वजह से ज़ोहाकुटेन भी मर गया, एंड मित्सुरी का कोई काम नहीं था इस हिसाब से, तो इस हिसाब से मित्सुरी का कोई रोल ही नहीं था यहाँ पे। एक रोल था कि वो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा वो कर रही थी फॉर तांजीरो टू गेट किल हंटिंगूस मेन बॉडी। एक चीज़ इन डीमन स्लेयर वालों ने, मुझे जो लगता है फॉर एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि डीमन स्लेयर वालों ने एक चीज़ यहाँ पे गलत की है कि इन्होंने हीरोज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है दैन विलेंस, और तुम लोगों को पता भी होगा, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, एंड इट इज़ अ फैक्ट कि अगर विलेंस पावरफुल नहीं होंगे तो मूवी देखने या कोई सीरीज़ देखने में उतना मज़ा ही नहीं आएगा। अगर विलेन ही कमज़ोर होगा तो हीरो को देखते हुए कितना मज़ा आएगा। हमें अच्छा लगता है हीरोज़ को स्ट्रगल करके वापस रिटर्न करके वापस उसके साथ फाइट बैक करना, लास्ट में वो कैसे अपने वीकनेस को, अपने जो वीकनेस है उसको ओवरकम करके विलेन को हराया, जो पहले उसके लिए एक स्ट्रगलिंग फैक्टर था उसको वो ओवरकम करके बाद में जाके उसी विलेन को हराता है और एक हैप्पी एंडिंग को राइज करता है। वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखा था। ज़ोहाकुटेन के साथ थोड़ा दिखा था पर ग्योको के साथ बिल्कुल नहीं दिखा था। ग्योको ने जब मोइचिरो को वहाँ पे अपने वाटर पॉट में पकड़ भी लिया था तब लग रहा था कि इट इज़ ऑल एंड, अब मोइचिरो को स्ट्रगल किया जाएगा, पर इट वाज नथिंग। उसको पॉइजन दिया गया था, उसको वाटर में रख दिया गया था फॉर क्वाइट सम टाइम और मोइचिरो को कुछ हुआ भी नहीं। एंड दैट इज़ नॉट लॉजिकल। ही इज़ अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, कि वो डीमन नहीं है, वो डीमन नहीं है कि वो रीजनरेट कर दे या कुछ कर ले, उसके पास ऐसे पावर्स हो। ही वॉज जस्ट अ ह्यूमन। वो एक ह्यूमन है, तो ही इज़ पावरफुल बट वो एक ह्यूमन है। और एक ह्यूमन को अगर तुम पानी में डुबा दोगे तो उसकी सांसें फूलना शुरू हो जाएगी, कुछ ही मिनट्स में या कुछ सेकेंड्स में वो मर जाना चाहिए था फॉर नॉट ब्रीदिंग प्रॉपरली। पर यहाँ पे हमें क्या दिखाया, वो कोशिश कर रहा है निकलने की, वो निकल नहीं पा रहा है। लास्ट में तो कोतेत्सु आके वो ट्विस्ट टर्न देता है, पर लॉजिकली यहाँ पे कुछ मायने इसका नहीं देता है। एंड एक और चीज़ जो हमें कभी भी समझाई नहीं गई, पहली बात तो हमें डीमन स्लेयर मार्क के बारे में ठीक से समझाया नहीं गया कि ये हुआ कैसे, इसके बारे में कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई और फालतू में यहाँ पे हमें बैक स्टोरीज़ फेंक दिया गया था। इनको बहुत ही मतलब आई नो हाशिराज़ की बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई एम ऑल्सो हैप्पी कि ग्योको की बैक स्टोरी नहीं दिखाएगी, क्योंकि और हानतेओ की भी उतनी ज़्यादा नहीं दिखाएगी क्योंकि ये एक्चुअल ईविल है और इनकी बैक स्टोरीज एक्चुअली कोई सेंस नहीं बनाती है। दे वर एक्चुअली ईविल और इसलिए वो अपर मून में जाके बने थे। मुजान खुश हुआ था इनकी ईविलनेस को देख के और उसने उन्हें डीमन बना दिया था एंड दैट्स ऑल द स्टोरी। फिर भी अगर तुम लोगों को स्टोरी जाननी है तो तुम लोग मेरे अपर मून्स के वीडियो को देख सकते हो। एंड आई नो हाशिराज़ की स्टोरी की भी ज़रूरत थी, पर वो लोग तुम बहुत ही शॉर्ट में तुम बोल सकते हो, एक एपिसोड लेके तुम लोग उस हाशिरा की ही पूरी स्टोरी दिखा के तुम एक एपिसोड ख़त्म कर रहे हो। उसके वजह अगर तुम डीमन स्लेयर मार्क की एक्सप्लेनेशन या ये एक्सप्लेन तो कर दो एपिसोड 11 में कि तांजीरो ने थंडर क्लैप गॉड स्पीड को अचीव कैसे किया। भाई वो लिटरली एक वाटर यूज़र था, वाटर ब्रीदर था, फिर उसने सन ब्रीदिंग किया। ओके आई नो कि उसका वो फैमिली का वो था, वो भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, पर स्टिल हमें कुछ समझ में आ गया था। पर ये थंडर क्लैप गॉड स्पीड उसने कैसे किया, मतलब उसने कभी थंडर ब्रीदिंग किया भी नहीं और उसके बाद भी वो कर रहा है। या आई अंडरस्टैंड एक चीज़ मैं खुद अभी थ्योरी बोला क्योंकि वो सन ब्रीदर है, इसलिए सन ब्रीदिंग क्योंकि सारे ब्रीदिंग का इजाद करता है, मतलब सन ब्रीदिंग से ही सारे ब्रीदिंग स्टाइल्स बने हैं, इसलिए
वो भी मतलब क्योंकि अपना तानजीरो सन ब्रीदर है, सन ब्रीदिंग का यूज़र है, इससे वो सारे ब्रीदिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करता है, पर इसका कोई प्रायर एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया गया। ये तो मेरी थ्योरी है, पर मुझे भी खुद नहीं पता कि इसका प्रायर एक्सप्लेनेशन क्या है। तो मैं कुछ जगह बोलूँगा कि एनिमेशन, बीजीएम, फिर म्यूज़िक, ट्यूनिंग सब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, पर स्टोरी वाइज और कुछ चीज़ों के बारे में जो मैंने अभी डिस्कस किया, लाइक विलेंस को ज़्यादा पावरफुल ना दिखाना, देन कुछ जगह लॉजिक्स का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, और कुछ जगह हमें कुछ एक्सप्लेनेशंस नहीं दिया गया है, उसकी जगह हमें सिर्फ बैक स्टोरीज थोपी गई है। तो इसकी वजह से थोड़ी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा उल्टी पुल्टी लगती है, और सीज़न 3 इससे इतना भी ज़्यादा लवेबल नहीं है जितना हम सीज़न 2 को लव करते थे। पर आई होप सीज़न 4 में ये लोग हाशिया ट्रेनिंग आर्क और इन्फिनिटी कासल का थोड़ा पार्ट हमें दिखाएंगे, और वहाँ पे हमें अच्छी एनिमेशन, अच्छी म्यूज़िक, अच्छी सब कुछ दिखाई जाएंगी, और हमें थोड़ी अच्छी खासी विलेंस की फाइट होगी, क्योंकि इन्फिनिटी कासल में जो विलेंस आने वाले हैं दे आर रियली पावरफुल, और इनके साथ अगर जोक किया गया तो इंटरनेट ब्रेक हो सकता है, क्योंकि अकाजा, डोमा, कोकोशिव ऐसे कुछ लोग हैं, इनकी फाइट जब दिखाई जाएगी तब अगर इन कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया इन लोगों ने तो एक्चुअली लोग गुस्से से राख हो जाएंगे। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बड़ी वीडियो है, पर मेरे यही ओपिनियंस थे। तुम लोग अपने ओपिनियंस कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।